नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरह से अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही साथ प्रत्येक विषय का रिवीजन भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी के सिलेबस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जिसमें कि पहला हमारा जो अध्याय है यानी कि वर्णमाला हम कंप्लीट कर रहे हैं। वर्णमाला में हमने स्वर का जितना भी हिस्सा था उसको पूरा किया था और आज हम चर्चा करेंगे व्यंजनों की। ठीक है जी, क्लियर। और बात की जाए वर्तमान स्थिति में, आप सभी ने अपने अपने फॉर्म भी भर दिए होंगे बिना लास्ट डेट का इंतज़ार किए हुए, है ना। और देखा जाए तो ये भी ध्यान रखिए कि अब किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, ना ही किसी शॉर्ट वीडियो की चर्चा है जिससे कि आप खुद मोटिवेट हो सके, क्योंकि मुझे लगता है आपकी वर्तमान स्थिति ही, है ना, वर्तमान स्थिति ही आपको मोटिवेशन की तरफ आगे बढ़ाकर ले जा सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं व्यंजनों की तरफ। लेकिन आप सभी अब तक तो मैम की थोड़ी सी आदत जान ही चुके होंगे, यानी कि आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन ज़रूरी है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन के साथ साथ फिर हम शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की, यानी कि आज के वीडियो की। रिवीजन में कुछ पॉइंट्स मैम आपसे पूछना चाहती है, उसका आंसर करिएगा। बात की जाए तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है हिंदी वर्णमाला में, कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, साथ ही साथ स्वर कितने हो जाते हैं, व्यंजन कितने हो जाते हैं। अब तक ये सारे के सारे पॉइंट्स तो आप सभी को फिंगर टिप पे रट चुके होंगे और रट भी जाने चाहिए। ज़रूरी है कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई इस तरह से करें जिससे कि आप सब कुछ आपकी उंगलियों पर ही रटा हुआ हो, है ना। किताबी तरीके बहुत सारे हैं और अब तक आपने कई बार पढ़े भी हुए होंगे, लेकिन किताबी तरीके से के अलावा आपको ज़रूरी है कि जितना कुछ भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं वो साथ साथ में याद होता जाए। व्यंजन के साथ साथ बात की जाए तो मध्य स्वर में कितने स्वर आते हैं और कौन से स्वर होते हैं। साथ ही नेक्स्ट बात की जाए तो प्लुत स्वर जो दिए हुए होते हैं आपको, प्लुत स्वर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, इतने प्रश्नों के उत्तर दीजिए और फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो बात की जाए कुल वर्णों की, आप सभी के आंसर्स भी अब तक आ चुके होंगे, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। कुल वर्णों की संख्या 52 यानी कि 52, लेकिन अगर आपसे आधुनिक पूछा है या ऑप्शन में अगर वर्तमान में पूछा गया है तो आप, अगर ऑप्शन में 53 दिया गया है तो फिर आप अपना आंसर 53 ही लगाएंगे, ठीक है। बात की जाए स्वरों की तो कुल स्वर हो जाते हैं 11, स्वरों की कुल संख्या हो जाती है 11, जबकि व्यंजन हो जाते हैं कुल 33, ठीक है। मध्य स्वर में बताया गया था आपको कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्वर आता है और वो हो जाता है छोटा अ। हालांकि आपको बताए तो सारे थे मैम ने, है ना, कि अग्रस्वर कौन सा होता है और ये जीवा के आधार पर है। जीवा के आधार पर बोले जाने वाले स्वरों को कितने प्रकार से विभाजित किया जाता है, तो 3 प्रकार से, है ना। कौन सा, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जो जीभ के आगे वाले भाग से बोला जाता है, मध्य भाग से बोला जाता है और पश्च भाग से बोला जाता है, ठीक है। प्लुत स्वर को किसी को भी बुलाने या पुकारने के लिए हम प्लुत स्वरों का प्रयोग करते हैं। पुकारने या बुलाने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। तो ये तो था हमारा छोटा सा क्विक रिवीजन। आशा करती हूँ कि आप सभी को क्लियर होंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स। और चलिए बढ़ते हैं आगे। हालांकि पिछली क्लास में भी, पिछले वीडियो में भी आपको व्यंजन के बारे में कुछ बातें बताई थी मैम ने। तो चलिए एक बार फिर से उस सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और करते हैं चर्चा व्यंजन की। बहुत आराम से एक एक पॉइंट आप सभी को समझते हुए चलना है और यकीन मानिए कि हिंदी विषय पे अगर आपने अच्छा एक कहते नहीं निरंतरता से और बहुत अच्छी तरीके से पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया तो बाकी मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। जीएस एक अथाह समंदर है जिसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको कंप्लीट करके डेफिनेटली आप अपनी मेरिट, फाइनल मेरिट की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है हमारे साथ के अलावा आपकी मेहनत, ठीक है, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला। तो बात की जाए व्यंजन की, का से लेकर ज्ञा तक के सभी जितने भी वर्ण होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, लेकिन अलग तरह से प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ज़रूरी है कि हम चार्ट बनाकर कुछ समझते हुए चलें, ठीक है, जिससे कि आपको एक बार में अगर दिमाग में बस गया ना तो फिर आप कभी नहीं भूलने वाले, है ना। यानी कि एक बार में अगर सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में फिट हो गए तो फिर आप भूलने नहीं वाले हैं। तो पहले हम तरीके से समझते हैं, उसके बाद किताबी भाषा से भी समझ लेंगे, ठीक है।
स्पष्ट हो गई होंगी सारी बातें अब तक आप सभी को। तो व्यंजनों की शुरुआत हम करते हैं क से। ये सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट है और ये चार्ट किसी किताब में नहीं लिखा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैम बता रही हैं। बाकी किताबी तरीके से भी आपको एक एक परिभाषा लिखा देंगी मैम, जिससे कि आपके पास जब बाद में PDF हो या फिर जब हो सकता है कुछ बच्चे क्लास के साथ साथ में नोट्स भी बना रहे हों, तो आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। लेकिन क्लास के साथ साथ आप पेन कॉपी छोड़ के सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे फोकस करिएगा, जिससे कि 100% चीज़ें आपको समझ में आए। अगर आप सभी अपने नोट्स बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लास के बाद में, ठीक है जी। अच्छा, व्यंजन तो सभी को याद ही होंगे, पिछली क्लास में बताया भी था आप सभी को, है ना। क ख ग घ अंग, क्या कह रहे हो, कभी सोचा नहीं था मैम कि फिर से एक बार क ख ग घ की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, यही नहीं बल्कि इसके बाद भी अगर आप किसी भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी विषय आ रहा है, तो अगर एक बार यहाँ से आपने आधारभूत टॉपिक पूरे कर लिए तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे वो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को दे दें, है ना। बस प्रश्नों का लेवल अलग अलग होता है प्रत्येक परीक्षा के अनुसार। क ख ग घ अंग, च छ ज झ और इया, ट ठ ड ढ और ड़, त थ द ध और न। और अगला आ जाता है प फ ब भ और म। ठीक है, क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक की सारी बातें आपको। तो ये सिर्फ कुछ व्यंजन हैं, कुछ व्यंजन यानी कि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे भी बहुत सारे व्यंजन हैं, जैसे कि बात की जाए म के बाद य, र, ल, व और श। नेक्स्ट श, स, ह, छ, त्रे और ज्ञ। ठीक, तो इनकी भी चर्चा हम करेंगे, यानी कि इन व्यंजनों की भी के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है इस पार्ट को जानना। तो आइए देखते हैं, और सिर्फ आप इन बातों पर फोकस करिएगा कि इनसे संबंधित प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं और कहाँ से। जिसमें कि पहला प्रश्न आपका होता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। कुल वर्गों की संख्या, वर्ण तो हमने देख लिए, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले व्यंजन के अनुसार वर्गों में बांट दिया जाता है। यानी कि इस पूरे के पूरे व्यंजन को हम कहते हैं का वर्ग, इस पूरे व्यंजन को हम कहते हैं चा वर्ग के नाम से जानते हैं, टा वर्ग के नाम से जानते हैं, ता वर्ग के नाम से जानते हैं और पा वर्ग के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यंजन वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं और आप देख पा रहे होंगे 5 5 5 5 5, यानी कि कुल हो जाते हैं आपके 25 व्यंजन। ठीक है, तो कहने का मतलब आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो हिंदी वर्णमाला में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्ग कितने हैं? 5। प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले व्यंजन के अनुसार वर्ग का नाम दिया जाता है, यानी कि क वर्ग। आपसे प्रश्न बन जाएगा कि बताइए क वर्ग में कितने व्यंजन हैं? 5। ख वर्ग में 5। तो प्रत्येक व्यंजन में होते 5 ही व्यंजन हैं, ठीक है, और कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाती है? 5। क वर्ग, और इसमें क्या हो जाता है? च वर्ग कहलाता है। ठीक है, ट वर्ग कहलाता है, त वर्ग कहलाता है, और इसे हम कहते हैं पा वर्ग। याद रखिएगा कि वर्ग का मतलब कि ये सभी व्यंजन, यानी कि ये कुल 5 हो जाएंगे जो इस पूरी की पूरी लाइन में आएंगे। वर्ग का मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये सिर्फ हम एक व्यंजन की बात कर रहे हैं। वर्ग का मतलब कि इस लाइन में जितने भी लिखे हुए हैं, यानी कि सारे के सारे 5 व्यंजन एक वर्ग में आते हैं। तो कुल वर्गों की संख्या, पहला प्रश्न हमारा मिल गया कि टॉपिक पढ़ते जाइए, लेकिन साथ साथ में आप ये भी देखते जाओ कि इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। और जैसे ही हमारा ये वर्णमाला का टॉपिक पूरा होगा, जैसा कि मैम ने आपको शुरुआत में बताया भी था सिलेबस डिस्कशन के टाइम पे, कि एक एक टॉपिक पूरा करने के बाद हम अपने क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हमारे परीक्षा में जैसे हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अनुसार, जिससे कि आपको का एक माइंडसेट होता जाएगा कि हाँ ये टॉपिक हमने पढ़ा है तो इससे हमें इस तरह से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वो हमारे सामने ये है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। पहला प्रश्न मिल गया हमें। कुल वर्ण तो होते हैं 52, लेकिन यहाँ पर कुल वर्ग कितने हैं?
ठीक है, एक एक शब्द पर मेरे ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, समझते चलिएगा। ठीक है, कुल वर्गों की संख्या हो जाती है 5 और कौन कौन से हो जाते हैं, वही जो आपको पीछे बताए हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक, दूसरा प्रश्न बनेगा आपसे कि ये बताइए हिंदी वर्णमाला में, है ना, प्रत्येक वर्ग में व्यंजन कितने होते हैं, प्रत्येक वर्ग में, है ना, प्रत्येक वर्ग में, या प्रत्येक की जगह आपसे पूछा जा सकता है ट वर्ग में कितने व्यंजन हैं, प वर्ग में कितने व्यंजन हैं, तो प्रत्येक वर्ग में व्यंजन कितने हैं, तो प्रत्येक वर्ग में कुल वर्ग होते हैं 5, ठीक है, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न बनेगा क्या, अगला प्रश्न होगा आप सभी के सामने कि ये बताइए हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है ना, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है, परिभाषा भी मैम आपको लिखाएंगी, लेकिन पहले एक बार अगर आपका माइंडसेट बन गया, आधार तैयार हो गया ना, कहते हैं किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए नींव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो बस एक नींव बनाने की कोशिश कर रही है मैम, उसके बाद परिभाषा भी आपको लिखा देंगी अगर आप किताबी तरीके से भी पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है, तो बस हमारा सीधा सीधा जवाब है, यानी कि यहाँ पर जो भी हमने देखा, मतलब क से लेकर माँ तक के जितने भी व्यंजन हैं, क से लेकर म तक के जितने भी व्यंजन हैं, ये सभी व्यंजन कहलाते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्लियर है, क से लेकर म तक के सभी व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि 5-5-5-5-5 और स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या हो जाती है कुल 25। ठीक है, कितने हो जाते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन होते हैं क से लेकर म तक, क से लेकर माँ तक के व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या हो जाती है कुल 25, यानी कि 25। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात की जाए, और क्या प्रश्न बन सकता है मैम यहाँ से, दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनेगा कि बताइए का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है ना, यानी कि अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होगा उच्चारण स्थान, कि बताइए का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है ना, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो याद रखिएगा का वर्ग के सभी व्यंजनों का, का वर्ग के सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान होता है कंठ, और बताया था आपको कि ये प्रैक्टिकल वाला टॉपिक है, यानी कि आप एग्जाम में भी बैठकर याद कर सकते हैं, बोलकर चेक कर सकते हैं कि आखिर ये कौन सा व्यंजन है ना, यानी कि अगर आप उच्चारण करके देखें, जहाँ पर भी बैठकर आप क्लास देख रहे हो, एक बार बोल कर देखिए क ख ग घ अंग, यानी कि सारे के सारे व्यंजन में कंठ की आवाज़ आ रही है ना, यानी कि आपके ओष्ठ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, दंत की ध्वनि नहीं आ रही है, तो कहने का मतलब क ख ग घ अंग, ओष्ठ भी टच नहीं हो रहे है ना, तालु में भी जीभ स्पर्श नहीं हो रही है, तो का वर्ग के सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है, कंठ कहलाता है। जबकि यहीं पर वक्त बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, च वर्ग के सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान बोलकर देखिए, च छ ज झ और इया, यानी कि जीभ तालु में स्पर्श हो रही है, तो च वर्ग के सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान हो जाता है तालु या तालव्य, कुछ भी लिखा हो। अब ये मत कहना कि मैम आपने तो तालव्य बताया था, वहां पर तो तालु लिखा हुआ था, तो तालु बोले या तालव्य बोले एक ही बात है। ठीक, और ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर च वर्ग का उच्चारण स्थान बताया है, यानी कि इसमें कोई भी व्यंजन आपसे पूछ लिया जाए, बताइए इया का उच्चारण स्थान क्या है, तब भी तालव्य होगा, ज का उच्चारण स्थान क्या है, तब भी तालव्य होगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि मैम ज च वर्ग में ही आ रहा है कि नहीं, इसी के लिए ये चार्ट आपको आपकी फिंगर टिप पे रटा होना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता अब तक आपने अपनी नर्सरी क्लास में प्रेप में का गागा याद किया है या नहीं, लेकिन अभी ये याद करना पड़ेगा और बिल्कुल एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि अगर ये चार्ट आपको याद है तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उंगलियों का खेल है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, कंठ तालव्य बिल्कुल सही है। और अगला आ जाता है ट वर्ग। ट वर्ग में अगर हम बोलकर देखें ट ठ ड ढ ड़, जीभ उल्टी होकर तालु को स्पर्श कर रही है और इसका उच्चारण स्थान हो जाता है मूर्धा, यानी कि मूर्धन्य, जीभ उल्टी होकर तालु को स्पर्श कर रही है और टा वर्ग के सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान हो जाता है मूर्धन्य। जबकि ता वर्ग ता थ द ध न, अगर आप अपनी जीभ को दांतों में स्पर्श ना कराएं तो क्या आप ता वर्ग के किसी भी व्यंजन को बोल सकते हैं, ता थ द ध न, मुझे लगता है नहीं, है ना। तो ता वर्ग के सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, दंत कहलाता है। ता वर्ग के सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान दंत कहलाता है। जबकि अंतिम बात करें प फ ब भ म, सारे के सारे व्यंजन को बोलने में, उच्चारण करने में जीभ ओष्ठ
को स्पर्श कर रही है, यानी कि इन सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान हो जाता है ओष्ठ। ठीक, क्लियर हो गई बात। इतने में किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो बताइए, अन्यथा हम बढ़ते हैं आगे। बताइए भाई, क्लियर हो गया? तो यहाँ से हमारे कितने प्रश्न बन गए? यानी कि पहला, वर्गों की संख्या कितनी होती है? कुल वर्ग होते हैं 5। कौन कौन से? का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में व्यंजन कितने होते हैं? 5। ठीक है, जबकि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हो जाती है 25, जो कि क से लेकर मा तक होते हैं। क ट यानी कि KTM 2, है ना? बस मिल गई वही वाली ट्रिक जिसका आप सबको अब तक इतनी देर से इंतजार था। क्योंकि भाई ट्रिक के कह सकते हैं ना कि आपको ये लगता है कि अगर ट्रिक नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ा, तो भाई ट्रिक भी देख लो। जो अब तक ट्रिक का इंतजार कर रहे थे, KTM 2। वैसे मैम तो ट्रिक पे थोड़ा कम ही विश्वास करती, इसलिए मैम ट्रिक को ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती, लेकिन आप अगर वाकई ट्रिक से ही याद रखना चाहते हैं तो बस KTM 2, है ना? यानी कि कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक, ये हो जाएंगे आपके वर्गों के उच्चारण स्थान। क्लियर हो गई होगी बात? बताइए भाई, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी? चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अब आ जाता है अगला पॉइंट, यानी कि या। ठीक है मैम, स्पर्शी व्यंजन तो हमने देख लिए, समझ में भी आ गए, लेकिन अब इस या का क्या रोल है? तो पूरी की पूरी वर्णमाला में याद रखिएगा कि अर्ध स्वर के नाम से, है ना? किसके नाम से? अर्ध स्वर के नाम से अगर किसी व्यंजन को जाना जाता है तो वो होता है या। अभी आगे जब आप संधि पढ़ेंगे ना, तब आपको ये बताया जाएगा कि बताइए या बनता कैसे है। तो ई और अ के संयोग से मिलकर बनता है य, चाहे वो दीर्घ हो या ह्रस्व। क्लियर है? जबकि बात की जाए संपूर्ण वर्णमाला में, अगर प्रकंपित और लुंठित व्यंजन के नाम से जाने जाना वाला कोई व्यंजन है तो वो सिर्फ और सिर्फ है र। प्रकंपित और लुंठित, प्रकंपित और लुंठित व्यंजन के नाम से जाना जाता है तो वो है आपका व्यंजन कौन सा? र। ठीक, जबकि संपूर्ण वर्णमाला में ल को हम पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ल को हम पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, क्लियर तो हो रहे होंगे पॉइंट्स आप सभी को? कोई डाउट हो, परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले पॉइंट पर। बात की जाए वा। वा बनता है उ और अ के संयोग से, जैसे कि या बनता है ई और अ के संयोग से। संपूर्ण वर्णमाला में वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? दंतोष्ठ कहलाता है। ठीक है, जबकि श, इस श से कौन याद आता है? बस वही शालू। ठीक है, शालू यानी कि तालु। ये सिर्फ आपके याद करने के लिए है, सीरियस मत ले लीजिएगा, है ना? यानी कि इस श का उच्चारण स्थान हो जाता है तालव्य। ठीक है, क्या हो जाता है? इस श का उच्चारण स्थान हो जाता है तालव्य। जबकि बात की जाए, ये तीनों श जो हैं इनको बहुत ध्यान रखिएगा, ये ज़रूर पूछे जाते हैं कोई ना कोई इनमें से। जबकि इस श का उच्चारण स्थान तालु नहीं बल्कि क्या हो जाता है? मूर्धा या मूर्धन्य हो जाता है। ठीक है, और इस श से आप लिखते हैं सांप, और सांप के कह सकते हैं कि दांत नहीं होते। ठीक है, आपके याद करने के लिए, है ना? तो इस सा का उच्चारण स्थान हो जाता है दंत्य। ट्रिक वहाँ पे पढ़ो जहाँ पे भूलने की संभावना हो, है ना? और आप सब में अगर ट्रिक पढ़ लेते हो, कमी यहीं पे रह जाती है कि आप कोशिश करते हो सब कुछ ट्रिक से पढ़ लिया जाए और लास्ट टाइम पे पता चलता है कि वो ट्रिक ही हाथ में नहीं रही, फिर क्या बचा? ठीक है, इसलिए आधार मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस श का उच्चारण स्थान हो जाता है तालव्य, इस श का हो जाता है मूर्धा और इस श का उच्चारण स्थान हो जाता है दंत्य। जबकि बात की जाए ह की, संपूर्ण वर्णमाला में अगर हम काकल्य व्यंजन के नाम से किसी को जानते हैं, काकल्य व्यंजन के नाम से किसी को जानते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका ह। ठीक है, और वैसे अगर काकल्य व्यंजन ऑप्शन में नहीं है तो फिर इसकी ध्वनि कंठ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, कंठ भी लिख सकते हैं। जबकि संपूर्ण वर्णमाला में, ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पर। छ त्रिक गया और इसमें एक और रह गया था हमारा पॉइंट यहाँ पर, स्र, है ना? छ त्रिक गया और स्र, ये 4 व्यंजन बचते हैं। अब इन चारों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और एक एक करके चर्चा करते हैं। ठीक, अब तक आपने क्या कुछ पढ़ा?
कि भाई व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, वर्ग कितने होते हैं, प्रत्येक वर्ग में व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, है ना, कौन से वर्ग की ध्वनि कौन सी होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। य से लेकर जो आपकी ये सारे व्यंजन हैं, इनकी ध्वनि क्या होती है वर्णमाला में, हम इन्हें किस नाम से जानते हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये बनेगा कि बताइए ज़रा संपूर्ण वर्णमाला में, है ना, अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, संपूर्ण वर्णमाला में अयोगवाह के नाम से हम किसको जानते हैं, अयोगवाह के नाम से हम किसको जानते हैं, या अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, अयोगवाह की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा अयोगवाह की संख्या होती है 2। ठीक है, कौन कौन से होते हैं अयोगवाह, अंग और आहा होते हैं। बेटा पेपर इतना आसान नहीं आएगा, फिर से मैं कहना चाहती हूँ आप सभी से, आ जाए तो वो हमारी किस्मत, गुड लक है ना, और अगर आसान आ भी जाता है तो फिर आप जानते हैं मेरिट कितनी अच्छी तरीके से बूस्ट करती है। तो बस मैम आपसे सिर्फ इतना चाहती हैं कि जो भी पढ़ो, मैं ये नहीं कह रही कि बस पूरे टाइम हिंदी पढ़ते रहो, लेकिन जो भी विषय पढ़ो उसको इतना स्ट्रांगली कवर कर लो कि इस टॉपिक से या इस जगह से अगर कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपसे वो छूटने ना पाए। पर्याप्त समय है अभी हमारे पास, तो हम बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ के एक एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अंग और आहा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट का क्वेश्चन और आता है। क्या आता है कि ये बताइए इस अंग को हम कौन सी मात्रा कहते हैं। बहुत सारे बच्चे अब बोलेंगे कि मैम ये तो अंग से अंगूर वाली मात्रा है, इसे हम क्या ही बोलेंगे, है ना। अच्छा, कई बार अब तक आपने ये भी मात्रा पढ़ी होगी जिसको शायद बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम इसमें क्या पूछने वाली बात है, ये तो चंद्र बिंदु है। ठीक है, तो वो दौर नहीं है जहाँ पर अब आप इस मात्रा को चंद्र बिंदु कहेंगे, है ना। कहते हैं ना कि चंद्रमा होता है जो बचपन में मामा होता है और बड़े होकर कुछ और ही बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है। आइए देखते हैं, तो इस मात्रा को, है ना, क्या कहते हैं हम, अनुस्वार की मात्रा कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, ये 3 मात्राएं दे दी जाएंगी और उदाहरण के तौर पर कुछ और दे दिया गया है इसे, बताइए इन चारों में से कौन से अनुस्वार की मात्रा है। तो ये आपसे पूछा जाएगा प्रश्न। ठीक है, तो याद रखिएगा अंक की मात्रा को ही हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अनुस्वार के नाम से जानते हैं। जबकि ये तो आप सभी जानते ही होंगे, यानी कि इसे हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, इसे हम विसर्ग कहते हैं। जबकि ठीक है, इस मात्रा को अब हम चंद्रबिंदु नहीं कहेंगे, माना कि अब तक कहते रहते थे, लेकिन अब इस मात्रा को हम कहेंगे अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक कहेंगे। क्लियर हुई बात, समझ में आया पॉइंट आप सभी को। तो अब इस मात्रा को हम अनुनासिक कहेंगे, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। ठीक उसके बाद अगले पॉइंट पर हम बात करें तो आपसे पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में नासिक के व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। नासिक के व्यंजनों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से नासिक के व्यंजन होते हैं। ठीक है, नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा जैसा कि हमने यहाँ पर चार्ट में पढ़ा, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का, ठीक है ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का अंतिम और 5वां व्यंजन, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का अंतिम और 5वां व्यंजन, यानी कि यही अंतिम है और यही है 5वां, यानी कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का अंतिम यानी कि लास्ट, अंगा, इया, न और मा, अंतिम और 5वां व्यंजन ही क्या कहलाता है, नासिक के व्यंजन कहलाता है और इनकी संख्या हो जाती है कुल 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे ये प्रश्न बिल्कुल हुबहू पूछा जा सकता है कि बताइए नासिक के व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो संख्या याद रखेंगे 5 हो जाती है। कौन कौन से हो जाते हैं, अंग, है ना, इया, ड़, न और म। ठीक है, क्लियर है जी, कोई समस्या, परेशानी, डाउट हो तो बताइए इतनी बात में, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। बताइए बताइए भाई, बस कोशिश यही है कि आप जितना भी पढ़ें, जो भी पढ़ें वो साथ साथ में याद होता रहे, रिवीजन होता रहे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला प्रश्न बनेगा आपसे, ये बताइए हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि परिभाषा से एक बार हम देख लें सारे के सारे पॉइंट्स को।
ठीक है, तो चलिए एक बार परिभाषा से सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट हमने देखा स्पर्शी व्यंजन। वो तो आप सभी को याद ही हो गया होगा कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है, क से लेकर माँ तक होते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि जब भी आप PDF खोले बाद में, तो आपके सामने क्लियर लाइन हो, जिससे कि आप अच्छी तरीके से अपना रिविज़न कर सकें, है ना। तो चलिए परिभाषा के साथ कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्लियर है? इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी सभी को, कोई डाउट समस्या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आपको पहले से सारे के सारे पॉइंट्स बता दिए गए हैं, ठीक। ठीक है। चलिए, तो हम कह सकते हैं कि जिन व्यंजनों, आपको तो पता है कि मैम हमने पहले पढ़ लिया है, यहाँ पर आपने पहले ही बता दिया है कि स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या होती है 25, है ना, जो कि कहाँ से कहाँ तक होते हैं, क से लेकर म तक होते हैं, ठीक। अब इसी को हम परिभाषा में देख लेते हैं एक बार। क्लियर है? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है परिभाषा, है ना। और कभी कभी जब पेपर अच्छा खासा पूछा जाता है या मॉडरेट लेवल का पूछा जाता है, तो आपको परिभाषा देकर पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, बिल्कुल बेटा, इसीलिए पहले बता दिया गया आपको कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कुल 25 होती है। लेकिन कह सकते हैं ना, हमेशा सिर्फ शॉर्ट फॉर्म से हम नहीं पढ़ेंगे सारी चीजें, ठीक है। जिह्वा का, जिह्वा जिसको आप जीभ कहते हैं, रसना कहते हैं, ठीक है, का कोई ना कोई भाग, कोई ना कोई भाग, कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को, मुख के किसी न किसी मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, ठीक है, क्या कहलाता है? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये अब तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा, है ना। नहीं आया है तो चलिए एक बार देखते हैं कि परिभाषा में, परिभाषा आपके रटने के लिए बिल्कुल भी नहीं लिखाई जा रही है, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए। और ऐसा क्यों है परिभाषा में, परिभाषा आप सभी खुद से भी बना लेंगे, है ना। सिर्फ और सिर्फ इतना है, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अब क्या कहा गया है इस पूरी 2 लाइन की 3 लाइन की परिभाषा में, है ना, वही जो आप पढ़ चुके हैं, यानी कि जीभ का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श कर रहा है। जैसे कि जीभ का कोई भाग कंठ को स्पर्श कर रहा है, तालु को स्पर्श कर रहा है ना, ओष्ठ को स्पर्श कर रहा है, दंत को स्पर्श कर रहा है, तो बस किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, जो कि क्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी कुल संख्या 25 होती है। क्लियर, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, इनकी, ये सब आपके तब काम आएंगे या फिर आप अपने हमेशा के एक इतने अच्छे वाले नोट्स बनाएंगे, तो ये सब आप सब कुछ आप बिल्कुल ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं। इनकी संख्या कुल 25 होती है, 25 होती है, ठीक है, जो क से म तक है। क्लियर, कोई डाउट प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी, है ना। तो स्पर्शी व्यंजन का कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। बढ़ते हैं आगे अनुनासिक व्यंजन की तरफ, ठीक है। बताया है आपको कि किसी भी व्यंजन वर्ग का अंतिम और 5वां व्यंजन अनुनासिक भी कह सकते हैं और नासिक भी कह सकते हैं। हालांकि अनुनासिक की मात्रा कौन सी होती है, चंद्र बिंदु होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। बिल्कुल, इसीलिए आपको पहले बता दिया गया है ताकि सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं।
चलिए तो लिख सकते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से निकलती है, वायु नासिका मार्ग से निकलती है, यानी कि नाक से निकलती है ना, निकलती है। अनुनासिक, अनुनासिक या अनुनासिक भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम नासिक के व्यंजन कहते हैं, है ना। नासिक क्या जाए या अनुनासिक आ जाए, कंफ्यूजन नहीं होना है। नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, अनुनासिक या नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर? कोई डाउट, प्रॉब्लम, समस्या बताइए। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से निकलती है क्या कहलाते हैं, नासिक के व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। बस बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी आपको याद रखना है, इनकी कुल संख्या कितनी होती है, इसमें मत 25 लिख दीजिएगा, इनकी कुल संख्या। आपसे संख्या भी पूछी जा सकती है, अंग, इय, ण और ट, बताइए इनमें से कौन सा व्यंजन नासिक के व्यंजन नहीं है। ठीक है, इनकी कुल संख्या 5 होती है ना। और कौन कौन से होते हैं ये, अंग, इय, ण, न और म। क्लियर क्लियर क्लियर, बताओ और कोई डाउट, समस्या? तो हमने देख लिए स्पर्शी व्यंजन, देख लिए और नासिक के व्यंजन के देख लिए। बढ़ते हैं आगे अंतस्थ व्यंजनों की तरफ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, जो कि हम शॉर्ट में देख रहे थे, है ना। अब यहाँ पर हम सब कुछ डिटेल से परिभाषा के साथ देख लेंगे, जिससे कि बाद में आप बेहतर तरीके से अपना सिर्फ और सिर्फ आपको पीडीएफ उठानी होगी, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स उठाइए और कंप्लीट रिवीजन कर जाइए एक बार में। और ऐसा होता है कब, जब एग्ज़ाम डेट आ चुकी होती है, तब आप सारी क्लासेस नहीं देख रहे होते हैं, है ना, ना ही इतना समय होता है, तब ये सारे के सारे नोट्स आपके काम आते हैं। क्लियर है जी, बताइए। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में, उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, मुख बहुत संकुचित हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, देखो ज़्यादातर जो प्रश्न बनने की संभावना होती है वो या तो संख्या से या फिर दिए जाने वाले उदाहरण यानी कि वर्ण से। ठीक है, ज़्यादा बनने की संभावना यही से होती है। संकुचित हो जाता है, क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, क्लियर है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब फिर अगला पॉइंट हमारा वही आता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, इनकी संख्या कितनी होती है, जिसको पता हो बताइएगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि यहाँ पर वो बच्चे भी हैं जो 41,520, 49,568, है ना, या फिर पिछली वैकेंसी में फॉर्म भर चुके हैं, किसी कारणवश या किसी कमी के कारण वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाए, या फिर यहाँ पर वो भी बच्चे हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं। तो जिनको आंसर पता हो वो ज़रूर बताते चलिएगा। ठीक है, इनकी संख्या, इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 4। ठीक है जी, कितनी होती है,
4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, यानी कि य, र, ल और व, ये 4 कहलाते हैं बाबू अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा। ठीक है, पूरे के पूरे चार्ट में हमने देखा कि मैम अभी तो आपने बताया था कि य को हम अर्धस्वर कहते हैं, रा को हम प्रकंपित या लुंठित कहते हैं, जबकि ल को हम पार्श्विक कहते हैं और व को हम दंतोस्त कहते हैं। लेकिन अगर इन सभी को एक साथ मिलाकर कहा जाए तो ये सभी अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो आपको अलग अलग से भी याद रखना है और साथ में भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अभी आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना, यानी कि अभी हमारा व्यंजन का टॉपिक जो है वो खत्म नहीं हुआ है। इसमें ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन बनते कैसे हैं, कुछ पॉइंट्स अभी रह गए हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। आज का पार्ट, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज, है ना। सबसे पहले ये हमारा पिछला रिविज़न था, उसके बाद ये हमने चार्ट देखा है। ये चार्ट बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है ताकि आपको सारे के सारे व्यंजन याद हो जाए। ये कहते हैं ना, जब आप पहली बार किसी को देखते हो तो एकदम छवि बन जाती है ना, और वो आपको हमेशा याद रहता है। हाँ, पहली बार जब वो देखा था ना तो कुछ इस तरह का दिखता था वो, है ना, या दिखती थी वो। ठीक है, तो बस ऐसे ही ये पहली छवि है जो कि आपको हमेशा याद रहेगी। और ये व्यंजन अगली क्लास यानी कि अगला वीडियो जब होगा तो ये आपको मतलब याद होने चाहिए सारे के सारे, ताकि अगर मैम आपसे ये पूछे बताइए ध कौन से व्यंजन में आता है, तो तुरंत तावर्ग आपका आंसर आ जाना चाहिए, जिससे कि आप उच्चारण स्थान में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी, और यहाँ तक हमने सारे व्यंजन देखे। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, अयोगवा क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, अनुनासिक या नासिक के व्यंजन किसे कहते हैं, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो आगे की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपके कॉमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।